हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने अपना क्लास 11 का चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स है, क्योंकि मैंने क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स डालने से पहले क्या किया है, यूपीएससी से रिलेटेड जो भी सिलेबस थे वो डाला है। तो बच्चे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये सिलेबस सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के बच्चों के लिए नहीं है। जो बच्चे 11th एंड 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 11th एंड 12th में पढ़ रहे हैं, जिनको सोशलॉजी सब्जेक्ट है, उनके लिए भी ये बिल्कुल बेनिफिशियल है। आपके ही चैप्टर्स है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। अदरवाइज जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग भी बिल्कुल टेंशन ना लें, उनके लिए भी सीरीज़ 11 12 और जो भी स्टैंडर्ड बुक की सीरीज़ है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए सोशलॉजी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसके भी पूरे हैंड रिटन नोट्स के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। अगर किसी को भी परचेस करना हो क्लास 11 12 या स्टैंडर्ड बुक के नोट्स, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। हमारा चैप्टर 3 है सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आपने देखा हमारे अभी तक हमने पढ़ा टर्म, कॉन्सेप्ट, चैप्टर 2 में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन। अगर आप कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझना होगा सोशल इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं। ठीक है, तो सोशल इंस्टीट्यूशन समझने से भी पहले आपको एक सोसाइटी समझनी होगी। ठीक है, कि सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो एक्चुअली में कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। जब से हम पैदा होते हैं तो तब से हमें लेके जब तक हम अपनी लाइफ के एंड तक नहीं पहुंच जाते, तब तक कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें रेगुलर बेसिस पे क्या होनी होती है, समझनी पड़ती है और लोगों को बतानी पड़ती है। मतलब हमें एक चीज़ फॉलो करना होता है। ठीक है, जब से हम पैदा होते हैं ये नेचुरल चीज़ें होती है कि हमारी फैमिली, हमारे टीचर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ये सब हमें सिखाना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें जो कि हमें अपनानी है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ है बिलीव्स। ठीक है, बिलीव्स कि आप किस चीज़ों पे बिलीव कर रहे हो, क्या चीज़ है, क्या रिलीजन आपको क्या फॉलो करना है। ठीक है, आपको ये सब बताया जाता है कि एक्चुअली में हमारे परिवार में कौन सा ट्रेडिशन है, कौन से रिलीजन है, हम किस चीज़ पे बिलीव्स करते हैं। फिर नॉर्म्स कि आप किस तरीके से क्या करते हो, बिहेव करते हो एक सोसाइटी में। ठीक है, आपका बिहेवियर क्या है। फिर है हमारा वैल्यू कि मतलब कि जो चीज़ें गिवन है। ठीक है, कि आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने बड़ों का पैर छूना है। लड़के हैं तो उनको पैर छूना है, लड़कियां हैं तो उनको नमस्ते करना है, उनको पैर नहीं छूना है। आप अगर अपने किसी बड़ों को देखते हो तो आपको उनसे आप करके बात करनी है, या जो भी चीज़ें इन रिस्पेक्ट आपको देनी है, वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो चीज़ें आपको क्या है, दी हुई। और फिर इंटरैक्शंस कि आप लोगों से किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप पैदा होते हो आपको उसके साथ ही एक इंटरैक्शन हो जाता है। ठीक है, आपको इंटरैक्ट करना पड़ता है। ये एक सोसाइटी का रियल फेज़ है कि हम अगर अपनी एक सोसाइटी में रहना है तो हमें हर लोगों से, हर तरीके से, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से इंटरैक्शन करना है। और ये हमारी पूरी लाइफ टाइम चलता है। हम जिस सोसाइटी में रहेंगे हमें उस तरीके से इंटरैक्शन, उस वे में इंटरैक्शन करना ही होता है। ठीक है, और जब ये चारों चीज़ एक रेगुलेटेड और ये चारों चारों चीज़ें जब एक रेगुलेटेड और पैटर्न बिहेवियर में होती हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं और होने के साथ साथ वो एक पैटर्न बिहेवियर में हो रही है। ठीक है, एक सही तरीके से हो रही हैं, तब हम लोग उस चीज़ों को बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब आपको समझ में आया सोसाइटी से लेकर सोशल इंस्टीट्यूशन तक के बीच का सारा रिलेशन। तो अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है फंक्शनल पर्सपेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी ये चीज़ें काफ़ी इन डेप्थ क्या की थी, मैंने आपको बताया, शायद डेप्थ में नहीं बताया था, ऊपर ऊपर बताया था कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है, सॉरी। ठीक है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हमारा क्या हमेशा बोलता है, अगर सोसाइटी में कोई भी काम हो रहा है तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हमेशा उन चीज़ों को क्या करता है, अच्छे वे में देखता है कि नहीं, अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इनके पीछे कोई कारण होगा, कुछ चीज़ें होंगी इसलिए हो रही है। ठीक है, उनको हमेशा क्या करता है, मोटिवेट ही करता है, अच्छी चीज़ें बताता है।
लेकिन जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या बोलता है, वो हमेशा हर चीज़, अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको क्रिटिसाइज़ करेगा, ठीक है, उसकी कमियां बताएगा, उसकी लिमिटेशंस बताएगा। हमने पहले प्रीवियस वीडियो में भी आपने पढ़ा था, हम इस वीडियो में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में बताती हूँ। सोशल इंस्टीट्यूशन एज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड रोल रिलेशनशिप, ठीक है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हमेशा बताता है कि जैसे जो भी बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जिनके भी रिलेशनशिप हैं, ये सब क्या है, एक सेट में आते हैं और ये सब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके पीछे कुछ कारण है, कुछ ज़रूरत है, इसलिए ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक पैटर्न बिहेवियर में हो रही हैं, ठीक है। फिर हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, ऑल इंस्टीट्यूशन विल ऑपरेट इन द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी प्रोडक्ट्स इन इक्वालिटी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हमारा हमेशा यही बोलता है कि अगर कोई भी काम हो रहा है तो वो हमेशा डोमिनेंट सेक्शंस के जो लोग हैं उनके लिए हो रहा है, और ये हमारे सोसाइटी में क्या करता है, इनइक्वालिटी ला रहा है, ठीक है। फिर हमारा देखो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बताया कि इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे एक तरीके में होती हैं। तो सबसे पहले हमारा बताया, एक मिनट फ्रेंड मैं यहाँ पे पेन ले लेती हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले बताया एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो थोड़ा चीज़ों से अलग है, हट के है, ठीक है। मतलब इसको हम एक, मतलब जिस चीज़ों को हम समझ लेते हैं उन चीज़ों को हम क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलते, एब्स्ट्रैक्ट मतलब कुछ चीज़ें हट के, ठीक है। पैटर्न बिहेवियर, जब आप एक इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हो या आप एक इंस्टीट्यूशन देखते हो तो वहाँ का बिहेवियर क्या होता है, बहुत ही पैटर्न होता है। मतलब एक तरीके के पैटर्न सब लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब अनपैटर्न या मिस बिहेवियर टाइप्स ऐसा कुछ भी नहीं होता, पैटर्न बिहेवियर होते हैं। सब लोग काफ़ी समझदार होते हैं और जो समझाया जाता है वही करते हैं। फिर होता है फुलफिल बेसिक नीड्स। जो इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि वो जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। इंटर रिलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। सब एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे पे बेस्ड होते हैं, या सबका एक दूसरे से रिलेशन लिंक होता ही होता है। फिर इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हो कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी चीज़, जगह जहाँ पे बिहेवियर, पैटर्न बिहेवियर हो, वहाँ पे हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब कोई चीज़ें बड़े से छोटा क्या होता है, चला आ रहा है, वहाँ पे हायरार्की हमेशा मेंटेन्ड रहती है, ओके। फिर रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेंस एक्टिविटी, यहाँ पे क्या होता है, जो लोग होते हैं उनकी एक्टिविटी, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको अच्छे से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ओके। फिर है हमारा नीड्स एज द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशन है उसमें किस किस तरीके की नीड्स को फुलफिल किया जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा कि फुलफिल बेसिक नीड्स, तो वो हमारे किस तरीके की नीड्स को पूरी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो हमारा होता है इमोशनल नीड्स। इमोशनल नीड, ठीक है। सबसे पहले हमारी जो भी इमोशनल नीड्स होती हैं वो हमारे कोई इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमारे इमोशनल नीड्स को भी क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। इकोनॉमिक नीड्स तो आप लोग जानते हो, जो भी हमारी इकोनॉमिक नीड्स है कि परचेज सेल और जो भी मनी इनकम, ये सारी नीड्स भी हमारी क्या होती है, इंस्टीट्यूशंस फुलफिल करते हैं। फिर है फैमिलियर नीड्स, हमारी जो भी फैमिलियर नीड्स है वो भी क्या होती है, कहीं ना कहीं पूरी होती है। एस्थेटिक एंड इंटेलेक्चुअल नीड्स, जो भी हमारी इनहेरेंट कुछ नीड्स होती हैं वो भी ये इंस्टीट्यूशंस पूरे करते हैं। फिर जो भी रिलीजियस नीड्स होते हैं, जो जिस रिलीजियस को मानता हो वो भी कहीं ना कहीं ये सारे नीड्स, मतलब यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही कि मतलब एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ जाके सारे, अगर आप रिलीजियस की बात करो तो वो मंदिर है, आप मैं मंदिर में जाओगे तो आपके रिलीजियस नीड्स पूरी हो जाएंगी। इमोशंस, आप किसी के कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपको जाके सुकून मिलता हो तो आपकी इमोशनल नीड वहाँ जाके पूरी हो जाएगी। फैमिलियर नीड्स, अगर कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप जाके अपनी फैमिलियर नीड्स पूरी कर सकते हो, ऑर्फनेज या को कहीं पे भी जाके अपनी फैमिलियर नीड्स पूरी कर सकते हो, तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये इंस्टीट्यूशंस हमारे हर तरीके के नीड को कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं, ओके।
फिर आप काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, कितने तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। अभी आपको डाउट होगा कि ये जो भी चीज़ें हैं इतनी सारे कैसे नीड्स पूरे होते हैं, क्या कोई ऐसा दुकान है जहाँ पे जाके हर चीज़ें पूरे, नहीं, ये इंस्टीट्यूशंस है। अगर आप एक टेम्पल की बात कर रहे हो ना, तो वो टेम्पल को भी क्या अगर ये हिंदू टेम्पल है या मस्जिद की बात आप करते हो, तो अगर यहाँ जाके मुस्लिमों को सेटिस्फैक्शन मिलता है तो यहाँ जाके इनकी रिलीजियस नीड पूरी हो रही है, इमोशनल नीड यहाँ जाके इनकी पूरी हो रही है। अगर हम लोग टेम्पल में जाते हैं हिंदू, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, अगर हम लोग क्या करते हैं मंदिर में जाके हमें हमारी हम मंदिर में जा रहे हैं, यहाँ पे हमारी इमोशनल नीड्स पूरी हो रही है, तो ये हमारी इमोशनल नीड्स, रिलीजियस नीड्स दोनों, अगर हम मंदिर में जाके अगर हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हमारी फैमिलियर नीड पूरी हो रही है, तो वो हर चीज़ क्या होता है इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। देखो कितने तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहला होता है फैमिली, देखो फैमिली बोले ना, फैमिली को एक इंस्टीट्यूशंस की तरह ही माना गया है। फिर इकोनॉमिक्स, ठीक है, फिर रिलीजन, एजुकेशन और स्टेट, ये 5 तरीके के हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। फैमिली, इकोनॉमिक, रिलीजन, एजुकेशन और स्टेट। आप याद रखना, अब हम इन सब को क्या करेंगे, इन डिटेल थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे ये सब हमारी नीड्स को पूरा करते हैं और कैसे ये सब क्या होते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। पहला है फैमिली, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, ठीक है। फैमिली यहाँ पे इसलिए बोला गया है, फैमिली को तो आप सब लोग जानते हो, जब आप पैदा हो जाते हो तो आप जिसके साथ रहते हो, बड़े होते हो, खाते पीते हो, जिसके साथ आप हर बातें सीखते हो, तो वो हमारी फैमिली होती है, ठीक है। मैरिजेस होते हैं कि बहुत सारे फैमिली क्या होते हैं, मैरिजेस बेस्ड भी बनते हैं। जब एक लड़की की शादी होती है, वो जिस घर में आती है, तो जब लड़की की शादी नहीं हुई रहती है तो उसके पहले उसकी फैमिली कुछ और होती है, जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद उसकी कुछ और फैमिली बनती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैरिज का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। और किनशिप मतलब जो हमारा बहुत पुराना पुराना खानदान होता है, वहाँ पे किनशिप का नाम लिया गया है, ठीक है। नो अदर एंटिटी अपीयर्स मोर नेचुरल देन फैमिली। यहाँ पे बताया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी एंटिटी फैमिली से ज़्यादा नेचुरल नहीं होती है, ठीक है। मतलब आपको हर रिलेशन, हर इंस्टीट्यूट जो होता है वो आपको बनाने पड़ते हैं, लेकिन फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा एंटिटी है जो कि हमें नेचुरली बना बनाया मिलता है। जब आप बर्न करते हो तो आपको अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, अंकल आंट सब आपको नेचुरल मिलते हैं। आपको इनसे ऐसा नहीं होता है कि आपको इनसे शादी करो उसके बाद रिश्ता बनेगा, या आप इससे फ्रेंडशिप कर रहे हो या आपकी सोसाइटी में, नहीं, ये आपके नेचुरल रिलेशंस होते हैं जो कि आपको बर्थ के साथ ही क्या होते हैं, मिलते हैं। फैमिली में अब हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। देखो फैमिली अब हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक नीड सबसे पहले पूरी करती है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई फैमिली है तो वो क्या कर रही है, ऑफ कोर्स सी बात है, वो प्रोडक्शन भी कर रही है किसी चीज़ का, कुछ तो सेलिंग परचेजिंग करती होगी, तभी तो उसके घर का खाना खर्चा चलता होगा, और वो कंजप्शन भी करती होगी। ऐसा तो नहीं है खुद चावल उगा रही है तो चावल ही खा रही है, नहीं, वो प्रोडक्शन कुछ और का कर रही है और कंजप्शन कुछ और कर रही है। तो एक जो फैमिली होती है वो हमारी इकोनॉमिक नीड भी क्या करती है, पूरी करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और फिर दूसरी नीड है हमारी एजुकेशन की। हमें सबसे पहला एजुकेशन हमें कहाँ से मिलता है, हमारे फैमिली से ही मिलता है। देखिए हम स्कूल बाद में जाते हैं, बट सबसे पहले हमको पढ़ाता लिखाता, हमको बातें कौन बताता है, हमारी फैमिली होती है, हमारे मदर फादर होते हैं, हमारे अगर यंग एल्डर सिस्टर हैं, एल्डर ब्रदर है, वो सब लोग क्या होते हैं, हमें बातें बताते हैं, हमें सिखाते हैं। तो फर्स्ट टीचर हमारे क्या होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। तो वो हमें एजुकेशन देने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर है पॉलिटिकल। अब हम पैदा हो गए, हमें तो नहीं पता है कि हमारे अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, कैसे करना है, क्या करना है, तो वो हमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी बताते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी वो हमें सारी नॉलेज हमारी फैमिली ही हमें देती है कि बेटा आपको इस तरीके से वर्क करना है, हमारे सिस्टम, हमारे स्टेट का ये सिस्टम है, ये करना है, ठीक है। जब आप स्कूल जाते हो तब वहाँ से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, बट बेसिक नॉलेज हमेशा हमें हमारी फैमिली ही देती है। फिर है रिलीजन। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जब आप पैदा होते हो, जब आपको शुरू से ही बता दिया जाता है कि बेटा यहाँ बैठ के नमाज पढ़ना है, या आप मंदिर में पूजा कर रहे हो तो बेटा आपको आरती ऐसे दिखानी है, या आपको रोज़ सुबह शाम दिया जलाना है, रोज़ सुबह शाम दिन में 4 बार नमाज पढ़नी है, या चर्च जाना है। तो वो जो भी बिलीव्स या वैल्यूज़ वो फॉलो करते होंगे वो आपको आपके बर्थ के साथ ही आपको सिखा देंगे, ठीक है।
इवन कि आप जब बर्न होंगे तो वो जो भी रिचुअल्स होते हैं वो वैसे ही रिचुअल्स बनाएंगे जो वो रिलीजन फॉलो करते होंगे, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट, अब फैमिली के बारे में हमारे फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव का क्या कहना है, ठीक है। फैमिली परफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट टास्क, जो फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो हमारा बोलता है कि जो हमारा फैमिली है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटीज़ बेसिक नीड्स सोशल ऑर्डर, ठीक है। ये हमारी जो सोसाइटी की बेसिक नीड्स होती है उन सब को कौन 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 फुलफ़िल करता है, वो हमारी जो हमारी फैमिली होती है वही कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं, और ये कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर भी क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। मतलब मम्मा पापा बेटा बेटी, उनके बेटा बेटी, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, हर जगह क्या होता है, एक सोशल ऑर्डर बना रहता है। न्यूक्लियर फैमिली इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली में यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे होता है। तो वुमेन्स क्या होती है, डोमेस्टिक यहाँ पे दो तरीके के इमोशनल रोल के बारे में बताया है। जो वुमेन होती है वो हमेशा, यहाँ पे लड़कियों को बताया है कि वो हमेशा इमोशनल रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो घर के अंदर होती हैं, डोमेस्टिक स्फीयर्स का सारा काम करती हैं, और वो एक बहुत ही इमोशनल उनका पार्ट होता है। तो इस इमोशनल रोल में यहाँ पे वुमेन्स को हमारे बताया गया है। फिर है मैन को बताया गया है कि वो आउटसाइड, घर के बाहर का जितना भी काम होता है वो जाके लड़के करते हैं, और वो एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मतलब इंस्ट्रूमेंटल मतलब उनके इमोशंस नहीं होते, बट वो क्या करते हैं कि जो नीड्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल रोल होते हैं, वो पूरा करते हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स, ठीक है। यहाँ पे हमें एक बात बताई जा रही है, जैसे आप वुमेन और मैन, आज तो कुछ ऐसा नहीं है, आज आप देख सकते हो कि लड़के भी घर का काम करते हैं और लड़कियां बाहर जाके जॉब भी करती हैं, ठीक है। बहुत सी फैमिली ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे वुमेन और मेन को क्या कर दिया गया, उनके रोल्स को डिवाइड कर दिया गया है, स्पेशलाइज्ड कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें किस तरीके से स्पेशलाइजेशन किया गया है, पेट्रियार्कल वैल्यू बता के, ठीक है। मतलब यहाँ पे पेट्रियार्कल वैल्यू वो होती है जब सारा कंट्रोल मेन के हाथ में होता है, ठीक है। तो उस फैमिली को हम लोग बोलते हैं पेट्रियार्कल फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेट्रियार्कल तरीके से हमें मेन और वुमेन के वर्क को समझाने की कोशिश की गई है। फिर वेरिएशन इन फैमिली फॉर्म्स, ठीक है। अब फैमिली के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, यहाँ बताया गया है, ठीक है। मतलब उनके तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लियर टू जॉइंट फैमिली, ठीक है। अब लोग क्या हो गए, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा थी, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर हो गए थे लोग, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि लोग न्यूक्लियर से ज्वाइंट पे मूव कर रहे हैं। कब क्यों मूव करने लगे, एम शाह का बोलना है कि जब भी हेल्थ फैक्टर्स, जो भी हेल्थ फैक्टर्स अच्छे होने लगे हैं, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ जब से अच्छी हुई है, तो लोग न्यूक्लियर फैमिली को छोड़ के क्या हो गए हैं, ज्वाइंट फैमिली की तरफ मूव करने लगे हैं। क्यों मूव करने लगे हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते थे, बीमार होते थे, तो उनकी बहुएं बेटे उनको छोड़ के चल जाते थे, उनको उनकी देखभाल नहीं करनी होती थी। लेकिन अब जब भी हेल्थ फैक्टर्स अच्छे हो गए, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई है, तो वो क्या करते हैं, उनकी हेल्थ फैसिलिटी का ध्यान रख सकते हैं, इसलिए वो लोग ज्वाइंट हो गए। लेकिन अगर रियलिटी देखो तो रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जॉब की वजह से बेटा बहू और जो भी हैं वो अपनी न्यूक्लियर फैमिली ही बसा रहे हैं, उनको ग्रैंड पेरेंट्स से कोई भी मतलब नहीं है। ये एक रियलिटी है। मैंने बुक की बात में यही बताया है कि जब से हेल्थ फैक्टर्स अच्छे हुए, लोग न्यूक्लियर से ज्वाइंट की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फैमिली बताया गया है, ठीक है। तो देखो, दो तरीके की फैमिली होती है, एक पैट्री लोकल होती है, एक मैट्री लोकल होती है, ठीक है। पैट्री लोकल में होता है जब क्या होता है, सारा कंट्रोल एक मैन के हाथ में होता है, ठीक है। अगर एक फैमिली चल रही है और उसका सारा कंट्रोल मैन के हाथ में है, एक आदमी के हाथ में है, तो उस टाइप की फैमिली को हम लोग बोलते हैं पैट्री लोकल, ठीक है, पैट्रियार्कल। और दूसरी होती है मैट्री लोकल। मैट्री लोकल में क्या होता है, जब एक घर चल रहा है उसका पूरा कंट्रोल एक वुमेन के हाथ में, एक लड़की के हाथ में है, ठीक है, एक औरत के हाथ में है, तो उस टाइप की हम लोग फैमिली को बोलते हैं मैट्री लोकल, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में हमें पैट्रियार्कल टाइप की सोसाइटी देखने को मिलती है, ठीक है। पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर इन इंडिया, हमारे इंडिया में एक पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर चला आ रहा है। फैमिलीज लिंक टू अदर स्फीयर्स, ठीक है।
मतलब इसमें फैमिलीज़ को अलग तरीके से और बताने के मतलब इसमें बताया है कि जब रिलेशंस बदलते हैं, ठीक है, जब एक शादी होता है तो चीज़ें कैसे बदलती हैं, उसमें क्या क्या। इसमें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन जब हुआ था तब का केस बता रहा है। 1905 डिक्लाइन इन मैरिज, ठीक है, 1905 में क्या हो गया था, मैरिजेस बहुत कम होने लगी थी, ठीक है। विड्रॉल ऑफ प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर स्कीम, क्यों, क्योंकि जो प्रोटेक्शन और वेलफेयर स्कीम था उनको हटा लिया गया था, तो क्या हो गई थी, शादी में बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, कम होने लगे थे शादी। अनइंटेंटेड कॉन्सिक्वेशन, ठीक है, उनका अब देखो एक इंटेंटेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एक अनइंटेंटेड होते हैं। तो यहाँ पे अनइंटेंटेड था, उन्होंने प्रोटेक्शन एक्ट और वेलफेयर एक्ट हटाया किसी और चीज़ के लिए था, लेकिन उसका इफेक्ट हमें जाके शादी पे देखने को मिला। तो वो एक अनइंटेंटेड चीज़ थी जो कि वो चाहते नहीं थे, लेकिन वैसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोसेसेस, अभी आप क्या करते हो, अगर कोई काम करते हो, ठीक है, अगर आप मैक्रो लेवल पे कोई चेंजेस करते हो, कोई वर्क करते हो, चेंज करते हो, प्रोसेस करते हो, तो उसके चेंजेस आपको बहुत जगह देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जबकि वेलफेयर और प्रोटेक्शन एक्ट हटाया गया होगा तो वो एक मैक्रो लेवल का काम था, लेकिन उसका फ़र्क जाके देखने को कहाँ मिला, शादी पे देखने को मिला, जो कि एक माइक्रो लेवल वर्क था, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे कोई काम करते हो तो उसका आपको चेंजेस बहुत अलग अलग जगह देखने को मिल सकता है। जेंडर एंड द फैमिली, ठीक है, अब यहाँ पे जेंडर और फैमिली को बताया है कि एक फैमिली में जेंडर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लड़का और लड़की का भेदभाव शुरू से था और आज तक चला ही आ रहा है। ये भेदभाव ना कभी ख़त्म हुआ था और ना ख़त्म हुआ है, शायद आगे ख़त्म हो जाए तो उसका पता नहीं, ठीक है। तेलुगु में तो एक बात भी बोली जाती है, यहाँ पे एक आपको मतलब स्लोगन टाइप का दिया गया है, ब्रिंगिंग अप अ डॉटर इज़ लाइक वाटरिंग अ प्लांट इन अनदर कोर्टयार्ड, ठीक है। मतलब तेलुगु में एक यहाँ पे स्लोगन बताया गया है कि आप किसी लड़की को अगर पढ़ा रहे हो, बड़ा कर रहे हो, खिला रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो आप किसी और के कोर्टयार्ड में, मतलब आप किसी और के गार्डन के फूल को क्या कर रहे हो, उगा रहे हो। यहाँ पे ये एग्जाम्पल देके समझाया गया है, ठीक है, कि अगर आप लड़की को बढ़ा रहे हो, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, खिला रहे हो, तो आप किसी और के गार्डन के फूल को खिला रहे हो, आप अपने गार्डन के फूल को नहीं खिला रहे हो। क्यों, क्योंकि आपको उस लड़की की शादी करके उसको कहीं और भेजना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं, वो प्रथाएं हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो पाई हैं, और शायद मुझे लगता भी नहीं है कि कभी ख़त्म हो, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। अब कितने तरीके के मैरिजेस होते हैं, यहाँ पे बताया है फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस, कितनी तरीके के मैरिजेस होते हैं। तो एक तो होता है मोनोगैमी, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की जब शादी करते हैं तो उसको मोनोगैमी बोलते हैं। लेकिन दूसरे टाइप की शादी क्या होती है, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है, पॉलीगैनी और पॉलीएंड्री। पॉलीगैनी में क्या होता है, जब एक लड़का हो और वो बहुत सारी लड़कियों से शादी कर ले तो उसको बोलते हैं पॉलीगाइनी। और पॉलीएंड्री में होता है एक लड़की हो और वो बहुत सारे लड़कों से शादी कर ले, ठीक है। तो इस तरीके के शादी को पॉलीगैमी शादी बोलते हैं, ठीक है। और मोनोगैमी में जब एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं तो उसको मोनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पॉलीगैमी में दो तरीके के होते हैं, पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी में एक लड़का बहुत सारी लड़कियों से शादी करता है और पॉलीएंड्री में एक लड़की बहुत सारे लड़कों से शादी करती है। रूल्स ऑफ इंडोगैमी एंड एक्सोगैमी, ठीक है, यहाँ पे रूल्स क्या चलता है, रूल्स ऑफ इंडोगैमी और एक्सोगैमी, कि लड़की शादी करके लड़के के घर जाती है, ये ठीक है, या कभी कभी होता है कि लड़का शादी करके लड़की के घर आता है। किनशिप सिस्टम, किनशिप सिस्टम उस सिस्टम को बोलते हैं जो खानदानी चीज़ चली आ रही हो, कि आपको खानदान में से मिला आ रहा है, ठीक है, डिसेंट और लीनेज, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ब्लड मैरिज, अफाइंस, कॉन्सेक्सुअल, कभी भी होता है कि आप क्या हो रहा है, किनशिप सिस्टम है कि आप खानदानी, उस खानदान का क्या हो, पार्ट हो, कहीं ना कहीं उस चीज़ का आप पार्ट हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप शादी करने के बाद, आपकी उस अगर घर में शादी हुई है तब आप उस क्या परिवार का हिस्सा बने हो, ठीक है, आप उस खानदान से बिलोंग नहीं करते हो। ने अब आपको फैमिली यहाँ तक समझ में आया, मैरिज समझ में आया, किनशिप समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या होता है, पावर प्लस लेजिटिमेसी इज इक्वल्स टू ऑथोरिटी। ऑथोरिटी की स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही सही कर लेना, ठीक है।
जब भी किसी को किसी चीज़ की अथॉरिटी मिली होती है तो वो बिल्कुल राइट होता है और जस्ट होता है। लेकिन सिर्फ पावर हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं कि आप उसकी आपकी पावर लेजिटिमाइज नहीं की गई है, ठीक है। लेजिटिमाइज मतलब आपको वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है आपकी पावर, ठीक है। जब पावर के साथ आपके लेजिटिमाइज हो जाए आपकी पावर, तब आपको उस चीज़ की अथॉरिटी मिलती है कि आप कर सकते हो, और वो सही होता है, बिल्कुल राइट और जस्ट होता है। लेकिन सिर्फ पावर को यहाँ पे बोला गया है ability of individual or group to carry out their will to even when opposed by other, ठीक है। मतलब एक इंडिविजुअल और ग्रुप कोई काम कर रहा है लेकिन क्या है वो लोग दूसरे लोग उसको अपोज कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग सिर्फ पावर बोलते हैं, ठीक है। अर्लियर स्टेटलेस सोसाइटी, जैसे कि हम लोग पहले देखते थे कि हमारी स्टेटलेस सोसाइटी थी, कोई स्टेट नहीं था, ठीक है। हमारी शादियां होती थी, मतलब ऐसा नहीं था ना कि आईएएस आईपीएस थे, अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर और सीएम ये सब नहीं होते थे। वहाँ पे सिर्फ किंग्स होते थे और वो लोग एक दूसरे को एक दूसरे जो राज होते थे, उनको कैसे वो लोग हथियाते थे, या तो वो लोग मैरिज अलाइंसेस करते थे, उनके डॉटर्स से शादी कर लेते थे तो उनको पूरा राजपाट ऐसा ही मिल जाता था, या तो खानदानी उनको कुछ मिला आता था, ठीक है, किनशिप सिस्टम चलता था, या तो वो लोग वहाँ जाके क्या रहने लगते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, उससे उनको राज मिलता था, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, लेकिन अब क्या है, अब हमारी गवर्नमेंट सिस्टम है, उनको अथॉरिटी दी गई है कि आप एक स्टेट को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, अब स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने स्टेट वर्ड सुना तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटी एक लीगल सिस्टम है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी दी जाती है कि आप ये काम कर सकते हो। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलता है गवर्नमेंट को, अब क्या बोलता है, स्टेट एज रिप्रेजेंटिंग ऑल सेक्शन, ठीक है। जो हमारी फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि हमारी स्टेट, हम लोग जितने भी सेक्शन के लोग हैं इस कंट्री में, उन सबको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं अपने साथ लेके चलता है। बट कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हमें बताता है कि रिप्रेजेंटिंग डोमिनेंट सेक्शन, कि ये सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट सेक्शन के लोगों को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उन्हीं को लेके चलता है। सिटीजनशिप राइट, सिविल पॉलिटिकल सोशल राइट, ठीक है। हमें हर तरीके के राइट दिए गए हैं, सिविल राइट्स भी दिए गए हैं, पॉलिटिकल राइट्स भी दिए गए हैं, और सोशल राइट्स भी हमें दिए गए हैं। और यहाँ पे नेशनलिज्म एक वर्ड दिया गया है, ठीक है। नेशनलिज्म वर्ड का मतलब है कि ये आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है, कि आप किस, एक मिनट, सेंस ऑफ बिलोंगिंग की मतलब ये आपको बताता है कि आप इंडियन हो क्या, ठीक है। जैसे कि आपको नेशनलिज्म पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट बोलोगे हम इंडियन हैं, ठीक है। वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, जैसे कि अब आपने इकोनॉमिक लाइफ देखा था तो वो क्या है, रिफर्स टू अ पेड एम्प्लॉयमेंट या एक्सचेंज सिस्टम। हमारी इकोनॉमिक लाइफ में दो चीज़ें आती हैं, या तो आप पेड एम्प्लॉयड हो, कहीं पे आप काम कर रहे हो, आपको वहाँ पे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो आप वहाँ पे पेड एम्प्लॉयड हो। दूसरा होता है एक्सचेंज सिस्टम, कि आप कोई गुड्स और सर्विसेज क्या कर रहे हो, बना रहे हो, उसको मार्केट में जाके एक्सचेंज कर रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, वो होता है एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है कैश सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। पहला तो है कि आप अगर कोई गुड्स और सर्विसेज या तो दे रहे हो तो उसके बदले कैश ले रहे हो, या तो दूसरा होता है आप गुड्स के बदले गुड्स ले रहे हो, सर्विसेज के बदले सर्विसेज ले रहे हो। उस टाइप की को हम लोग बार्टर सिस्टम भी क्या होता है बोलते हैं, ओके। बार्टर सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन आज के जो वर्क हो गए हैं, आज के जो लेबर हो गए हैं, ठीक है, आज कैसे काम कराया जाता है, आज हर लेबर क्या है, डिवाइडेड है, उसकी हायरार्की डिसाइडेड है कि आप इस वर्क पे काम करोगे, इस वर्क पे काम करोगे, ठीक है। आजकल का वर्क क्या हो गया है, बिल्कुल ही मॉडर्न हो गया है। कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है तब से लेबर्स का क्या हो गया, डिवीजन हो गया है कि आप इस लेवल पे ये लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। शिफ्ट इन द प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है, जो उनके काम के एरियाज हैं वहाँ पे भी क्या हो गया, चेंजेस आ गए हैं। पहले क्या होता था, एक ही काम में पूरी पूरी फैमिली लगी रहती थी, उनके जो भी खानदानी काम चले आ रहे थे वो लोग सारे लोग वही करते थे, लेकिन नहीं, अब जिसको जो करना होता है वो करता है। ऐसा नहीं है कि उसके अगर खानदान या पेंटर था तो ये लोग भी क्या करेंगे, पेंटर ही बनेंगे, नहीं। अगर बेटे या बेटी को कुछ और बनना है तो वो लोग आराम से अपनी स्टडी कंटिन्यू करके, या उनको जैसे बनना है वो क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ठीक है,
हमारी जो इकोनॉमी है वो उनका भी क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, वो लोग भी क्या हो गए, बढ़ गए। कैसे? क्योंकि आजकल लोग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो गया है। अगर एक सोसाइटी या उसको अपनी इकोनॉमिक नीड पूरी करनी है तो एक दूसरे पे वो लोग क्या है, डिपेंडेंट है। कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं सोच लूँ कि मैं अकेले सब कुछ कर सकती हूँ तो ऐसा नहीं है। अगर हमें एक सोसाइटी का पार्ट रहना है, हमें अपनी सारी नीड्स पूरी करनी है, तो हम लोग क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पे बताया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क, वर्क्स में बदलाव कैसे आए हैं। तो अब क्या हो गया है, मास मार्केट, मार्केट बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, वहाँ पे क्या हो गया है, वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग असेंबली लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन में क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन होने लगा है, असेंबली लाइंस बन रही हैं, तो वो चीज़ें क्या है, बहुत अच्छी है। फ्लैक्सिबल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इतना स्मूथ हो गया है ना, पहले लोग हाथ से जब प्रोडक्शन करते थे तो वो बहुत टफ होता था और एक टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। अब प्रोडक्शन काफ़ी फ्लैक्सिबल हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सकते हैं, एक आइटम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, वर्क का बहुत अच्छा खासा डिसेंट्रलाइज हो गया, सारा वर्क एक ही किसी के हाथ में नहीं होता, काम बांट दिए जाते हैं, सबको थोड़े थोड़े वर्क और अपनी अपनी ड्यूटी ही बस पूरी करनी होती है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जब से एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तब से जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन में वर्क करती है और वो वर्क ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क को काफ़ी एक नया जो रूप होता है वो दिया है, ठीक है। रिलीजन, डोमेस्टिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ, तीनों में ये क्या है, वर्क कहीं ना कहीं करता है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी, इससे क्या होता है, हमारी एक कंपैरेटिव स्टडी होती है, ठीक है। हम देखते हैं सेट ऑफ सिंबल इवोटिंग फीलिंग ऑफ रिवर्स एंड ओ, ठीक है। ये हमें एक सिंबल बताता है एक तरीके से। रिलीजन क्या होता है, हमारी तीनों लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट होता है, इकोनॉमिक लाइफ में। इससे क्या होता है, हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, ये एक सिंबल होता है जिससे क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिचुअल्स और सेरेमनीज, अगर हमें अपना रिलीजन नहीं मालूम होगा तो हम अपनी जो भी रीति रिवाज है वो कैसे पूरे करेंगे, ठीक है। तो हम रिलीजन के बेसिस पे ही अपने रिचुअल्स और अपनी जो भी सेरेमनीज होती है, जैसे किसी का जन्म हुआ, किसी के बर्थडे पार्टी हुई, किसी की एनिवर्सरी हुई, कोई पूजा हुआ, ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं, पूरी करते हैं। अ कम्युनिटी ऑफ बिलीव्स, रिचुअल्स, प्रेइंग, सिंगिंग, ईटिंग, ठीक है। कम्युनिटी में बहुत अलग अलग तरीके से इस रिचुअल्स को माना जाता है, लोग मानते हैं। जैसे कुछ लोग प्रेयर करते हैं, कुछ लोग गाना गाते हैं, मतलब उनके लिए भक्ति का जो सॉन्ग होता है, या ईटिंग, जैसे आप देखते हो रोज़ा रखते हैं लोग या व्रत रहते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म, टेम्पल एंड इन रीचेस, ठीक है। इसका एक इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया कि आप अपने रिलीजन जो भी नीड्स है वो पूरी करने के लिए टेम्पल्स बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है, चर्च बने हुए हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो। स्टार्टेड और प्रोफेन, डरकिम, ठीक है। स्केयर्ड एंड प्रोफेन, इसको आपको और अच्छे से पढ़ना होगा, तो डरकाइम का जब स्केयर्ड और प्रोफेन आएगा तो हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने बताया है हाउ इकोनॉमी इज द बेस एंड द रिलीजन इज सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्होंने बताया है कि इकोनॉमी कैसे एक दूसरे पे बेस्ड है और रिलीजन क्या है, एक सुपर स्ट्रक्चर का रोल प्ले करता है। कार्ल मार्क्स ने बताया है, हम इनके में क्या करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हाउ रिलीजन इज द बेस एंड इकोनॉमी इज द सुपर स्ट्रक्चर, और ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे रिलीजन बेस का काम करता है और इकोनॉमी सुपर स्ट्रक्चर का काम करता है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट ने बोला है। एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, मैक्स वेबर, ठीक है। ये सब इनकी कुछ बातें हैं जो कि हम इनके में क्या करेंगे, अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं एजुकेशन के बारे में थोड़ा, ठीक है, कि एजुकेशन हमारा क्या बोलता है। अर्लियर सोसाइटी, एजुकेशन मतलब क्या होती है, फैमिली, ठीक है। अर्लियर सोसाइटी में हमें एजुकेट कौन करता था, हमारी फैमिली ही एजुकेट हमें करती थी। न्यू इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रॉम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लेकिन अब क्या हो गए हैं, नए तरीके हो गए हैं, नए इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं जो कि कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमें क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन मिलता है, मतलब हमें यहाँ पे एक अच्छी, मतलब अच्छे स्टैंडर्ड की पढ़ाई मिलती है, एक डिस्टिंक्शंस मिलता है, जिसको जो पढ़ना हो, हर चीज़ क्या है, अलग अलग डिवाइडेड है। ब्रॉडर वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग बाय चाइल्ड, ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है जहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रंस पार्ट ले सकते हैं और अपने आप को और इन्हेंस कर सकते हैं।
पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू और यूनिवर्सलिस्ट वैल्यू, ठीक है, पर्सन। पहले हमें क्या होता था, एक पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज़ मिलती थी, जो हमारी फैमिली होती थी वो जो सोचती थी हमें वही बताती थी। लेकिन अब हमें यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज़ मिलती है कि वहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं, ठीक है, और किसी एक चीज़ों पे वो बेस्ड नहीं होता है कि हमारी सोच ये है तो हम अपने बच्चों को यही बताएंगे, ठीक है। वहाँ स्कूल कॉलेजेस होते हैं, जो रियलिटी वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, बताई जाती हैं। डर्कहाइम ने हमारे कलेक्टिव कंसाइंस में बताया है, ठीक है, कॉमन बेस है ये, ठीक है। फंक्शनलिस्ट बोलता है लर्निंग और सोशलाइजेशन है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हमें बोलता है कि ये अच्छा वे है लर्निंग का और एक सोशलाइजेशन का, कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो है हमारा बोलता है कि ये इनइक्वालिटीज़ प्रोड्यूस करता है, ये लोगों में क्या होता है, एक दूसरे में इनइक्वालिटी लाता है। फिर है हाउ जेंडर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इम्पिंज अपॉन द चांसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कैसे जेंडर और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के जो ब्रॉडर चांसेस हैं उनको क्या करता है, कहीं ना कहीं पीछे खींचता है, रोकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड करूँगी, लेकिन आप इस पर खूब सारा कमेंट, खूब सारा प्यार देना। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और किसी को भी यूपीएससी से रिलेटेड या क्लास 11th और 12th से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।